नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, विशेषकर यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, योग दर्शन का जनक माना जाता है। यहाँ पे क्या होगा? योग दर्शन का जनक माना जाता है। आपके ऑप्शन है जैमिनी को, पतंजलि को, कणाद को या कपिल मुनि को। यदि कपिल मुनि की बात की जाए तो इन्हें संख्या शास्त्र का संस्थापक या संख्या दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संख्या दर्शन का संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है। यहीं पर बात की जाए जैमिनी की, तो जैमिनी को पूर्व मीमांसा का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पतंजलि को यदि देखा जाए तो इन्हें योग दर्शन का जनक माना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, योग दर्शन का जनक पतंजलि को माना जाता है। यदि यहाँ पे आपकी बात की जाए कणाद की, तो कणाद को वैशेषिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। इन्हें किसका संस्थापक माना जाता है? तो आपको याद रखना है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कणाद को माना जाता है। तो इस सवाल का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, योग दर्शन का जनक पतंजलि को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नील की खेती की अनिवार्यता के खिलाफ गांधी जी ने कहां पर आंदोलन किया था? आपके ऑप्शन है चंपारण में, साबरमती में, मेरठ में या नैनीताल में। नील की खेती के खिलाफ किसानों के साथ आंदोलन जो किया था गांधी जी ने, यह चंपारण से किया था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। तो यदि देखा जाए यह आंदोलन करने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो बिहार में एक प्रथा थी 3 कठिया व्यवस्था, जिसमें किसानों को अपनी पूरी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। तो इसी के विरोध के लिए वहाँ के किसान और गांधी जी ने मिलकर एक आंदोलन किया, जिसकी शुरुआत चंपारण से की। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक बन गया था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी या नेहरू जी। तो आपको बताना है स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा क्रांतिकारी जो था दार्शनिक फिलोसफर बन गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार हेतु साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1920 में या 1922 में। तो आपको बताना है साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी। यदि बात की जाए साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था और यह 1928 में भारत आए थे। तो यदि आपसे कोई पूछ ले बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 1928 में। और यदि इसके गठन की बात की जाए कि बताइए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और यदि यहीं पे देखा जाए 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला सवाल है आज का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है दयाराम सारस्वत ने, विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंगा ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सारस्वत ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यदि आपसे समय पूछ ले तो आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में दयाराम सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आज का, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है नागालैंड में, गोवा में, केरल में या तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यदि देखा जाए तो यहाँ पे पोंगल त्योहार मनाया जाता है। यदि केरल में देखा जाए तो यहाँ पे अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल।
तो देखा जाए सिग्मो फेस्टिवल का संबंध जो है गोवा से है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। यदि अनुच्छेद 368 की बात की जाए तो यह संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, यदि बात की जाए अनुच्छेद 352 में, तो 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाती है कि यदि उसे लगे कि देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है तो उसके चलते वह राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपात से संबंधित है आर्टिकल 360। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बाकू है? तो आपको बताना है बाकू किस देश की राजधानी है। आपके ऑप्शन है यूगोस्लाविया की है, फ्रांस, युगांडा या अजरबैजान की है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यदि यहाँ पे बात की जाए युगांडा की, तो युगांडा की जो राजधानी है वह कंपाला होगी, कंपाला होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस होगी और यूगोस्लाविया की जो राजधानी होगी यह बेलग्रेड होगी, बेलग्रेड होगी। ठीक है, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, फ्रांस की पेरिस, युगांडा कंपाला और अजरबैजान की होगी बाकू। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चेलैया समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति या नरसिम्हन समिति। चेलैया समिति की बात की जाए तो यह कर सुधार से संबंधित है। रंगराजन और तेंदुलकर जो समितियां हैं यह गरीबी से संबंधित हैं। ठीक है, और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार से। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, कोई है नहीं तो इसमें बी और सी दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य ने खुद को पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया? आपके ऑप्शन है राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, गोवा ने या पुरी ने। यहाँ पे पुरी की बात की जाए तो पुरी में वाटर फ्रॉम टैप नामक योजना की शुरुआत की गई थी। और यदि यहीं पे बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो 100% LPG कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा ने खुद को रेबीज मुक्त घोषित किया है रिसेंट समय में। अगला प्रश्न है आपका, एन कहाँ की मुद्रा है? यदि चीन की मुद्राएं देखी जाएं तो यहाँ की मुद्रा एक है युआन और रेग मिनबी। ठीक है, युआन और रेग मिनबी चाइना की मुद्राएं हैं। जापान की है एन, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन मुद्रा जो है जापान की मुद्रा है। यदि कोरिया की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा जो है वॉन है। ठीक है, कोरिया की मुद्रा वॉन है और मलेशिया की जो मुद्रा होगी वह होगी रिंगित। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी का संबंध किस समिति से है? आपके ऑप्शन है केलकर समिति, फजल अली समिति, शिवरमन समिति या नरसिम्हन समिति। यदि यहाँ पे बात की जाए नरसिम्हन समिति की, तो यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। शिवरमन समिति की बात की जाए तो यह नाबार्ड से संबंधित है। ठीक है, और फजल अली समिति की बात की जाए तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसटी से संबंधित समिति है केलकर समिति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुरा की संकल्पना किस राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद द्वारा, अब्दुल कलाम द्वारा, नेहरू द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो यदि यहाँ पे बात की जाए पुरा की, तो पुरा का फुल फॉर्म होगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, पुरा की संकल्पना देने वाले राष्ट्रपति जो थे आपके अब्दुल कलाम थे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरा की संकल्पना देने वाले राष्ट्रपति जो थे वो अब्दुल कलाम थे। पुरा एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों का जो पलायन था शहरों की ओर, उसको रोकना था और गांव के अंदर ही उन लोगों को शहर के जैसी सुख सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जानी थी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या नीति आयोग। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा निकाय है जो संवैधानिक नहीं है। यदि देखा जाए वित्त आयोग, तो ये भी आपका संवैधानिक एक निकाय है। चुनाव आयोग भी आपका एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग और महिला आयोग जो हैं आपके संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक है? आपके ऑप्शन है बी.एस. मिन्हास, शशि थरूर, अरविंद अडिगा या इनमें से कोई नहीं। यदि देखा जाए अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है व्हाइट टाइगर, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक वी.एन. मिन्हास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया या सोमालिया। तो देखा जाए जिबूती भी आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, इथियोपिया भी है, इरिट्रिया भी है और सोमालिया भी है। तो ये चारों आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा होंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी जो होंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न आपको बताना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मसूरी में, देहरादून में, करनाल में या शिमला में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में स्थित है। और यदि देहरादून में देखा जाए तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। ठीक है, और शिमला में है आलू शोध संस्थान। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, WTO का मुख्यालय स्थित है? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या भारत में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में WTO और WHO दोनों के मुख्यालय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 5 जून को या 1 मई को। यदि बात की जाए 1 मई की, तो मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात की जाए तो एड्स दिवस, एड्स दिवस। और 16 सितंबर की बात की जाए तो ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की वीडियो का करते हैं अंत।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।